सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम भी कंप्लीट हो गए। ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों ही एग्जाम में इस बार प्रश्नों की प्रकृति क्या रही है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या रहा है, क्या इन दोनों ही एग्जामों के पैटर्न में कोई चेंज देखा जा रहा है। क्योंकि अगले वर्ष की अगर तैयारी करनी है तो ये बेस हमारा है, ये आधार है जिसके आधार पर हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आखिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन दोनों ही एग्जाम की। ये जानना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि लास्ट टू लास्ट ईयर यूपी पीसीएस का सिलेबस चेंज हुआ और आईएएस के तर्ज पर ही अब यूपी पीसीएस के सिलेबस को भी डिजाइन किया गया है। ऐसे में बहुत से लोगों का ये मानना है कि दोनों ही एग्जाम की रणनीति लगभग एक जैसी अब होनी चाहिए क्योंकि दोनों का पाठ्यक्रम एक जैसा है। आज के इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिलेबस एक हो जाने से आईएएस और पीसीएस को लेकर हमारी स्ट्रेटजी भी, हमारी रणनीति, हमारा अध्ययन का तरीका भी एक हो जाना चाहिए, या फिर अभी भी आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस वहां पर देखे जा रहे हैं और जिनके आधार पर हमें अपनी स्ट्रेटजी को नए तरीके से डिजाइन करने की जरूरत है। आज के इस प्रोग्राम में तीन बड़े इशू के आधार पर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे 2020 में आए हुए प्रश्नों के बेसिस पर कि आईएएस और पीसीएस में जो प्रश्न आए हुए हैं। हमने इसके लिए पॉलिटी सेगमेंट को चुना है। पॉलिटी सेगमेंट से जो आईएएस में और पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं उनके बेसिस पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर यह क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहा है और हमारी जो स्ट्रेटजी नेक्स्ट ईयर के लिए होनी चाहिए, दोनों ही एग्जाम के लिए, वो कैसी होनी चाहिए। इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में तीन बड़े हेड हम लोग यहां पर देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, यानी प्रश्नों की प्रकृति, और यह हम दोनों ही एग्जाम में देखेंगे, यानी आईएएस में भी हम इसको देखेंगे और पीसीएस में भी देखेंगे कि दोनों ही एग्जाम में आईएएस और पीसीएस के नेचर ऑफ क्वेश्चन इस बार का क्या रहा है। दूसरा, हम क्षेत्रवार यानी सेगमेंट वाइज यहां एनालिसिस करेंगे, क्षेत्रवार विश्लेषण करेंगे कि आखिर प्रश्न कहां से अधिक पूछे जा रहे हैं दोनों ही एग्जाम में। और तीसरी, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये तीन हेड में आज का ये डिबेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आइए पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, प्रश्नों की प्रकृति यहां पर दोनों ही एग्जाम में किस तरीके की है। अगर हम प्रश्नों की प्रकृति की बात करें दोनों ही एग्जाम में, तो यहां पर पहले प्रकार के प्रश्न वे हैं जो पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, यानी शब्दावलियों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न क्या आईएएस और पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, और पूछे जा रहे हैं तो किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको पहले हम लोग यहां पर देखते हैं। अगर आईएएस के प्रश्नों को देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से लगातार आईएएस में जो प्रश्न आ रहे हैं वे टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड प्रश्नों की संख्या बढ़ चुकी है। अगर इस साल आप पेपर उठाकर देखें तो इस साल आपको यहां पर क्वेश्चन दिखाई देगा, संसदीय सरकार क्या है, यानी ये सीधे संसदीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे यहां पर पूछा जाएगा। अगर यहां इस बार आए हुए क्वेश्चन को आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं, संवैधानिक सरकार, परिभाषा संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, ये इस बार का क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आप उठाकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या क्या है, यानी स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता की व्याख्या आप किस रूप में करेंगे। इस तरीके के प्रश्न यहां पर पूछे जा रहे हैं। इसके पहले भी आईएएस में प्रश्न पूछे गए थे कि समानता से आप क्या समझते हैं, अधिकार से आप क्या समझते हैं, या आप इस तरीके के जो टर्मिनोलॉजी है, न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं। इस तरीके के प्रश्नों की संख्या यूपीएससी ने आईएएस के एग्जाम में बढ़ा दी है। अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स की जो समझ है, जो पकड़ इन चीजों पर है, वो थोड़ी सी कमजोर है। यानी अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई के दौरान टर्मिनोलॉजी
को उपेक्षित कर दिया जाता है या उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है, जबकि ऐसे प्रश्न अब बढ़ गए हैं। तो अगर आईएएस में देखा जाए तो ऐसे प्रश्नों की संख्या यहां पर अधिक है, यहां ऐसे प्रश्नों की अधिकता आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूडिंग इस ईयर के जो क्वेश्चन हैं अगर आप उठाकर देखें तो यहां इस तरीके के प्रश्नों की संख्या न के बराबर है, यानी बेहद सीमित प्रश्न इस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। शब्दावलियों पर आधारित प्रश्नों की संख्या पीसीएस में कम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि यहां पर पीसीएस में कभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, कभी कभार यहां पर न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं या संसदीय सरकार से आप क्या समझते हैं, एकाध प्रश्न अल्टरनेटिव ईयर में जरूर आए हैं। लेकिन आईएएस की स्ट्रेटजी बनाते वक्त आपको संवैधानिक और राजनीतिक शब्दावलियों पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। पीसीएस में आप यहां पर अगर उतना काम नहीं करते हैं तो चलेगा, लेकिन आईएएस में आप इस सेगमेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये आपकी स्ट्रेटजी का पहला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। दूसरे प्रश्न वे होते हैं जिन्हें हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहते हैं, यानी जिन्हें हम अवधारणात्मक प्रश्न कहते हैं, और ये अवधारणात्मक प्रश्न आईएएस और पीसीएस दोनों ही स्तरों पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर भी एक बेसिक डिफरेंस दोनों जगहों पर देखने को मिलता है। आप जब आईएएस के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को उठाकर देखते हैं तो यहां आपको प्रश्न अधिक जटिल कॉम्प्लेक्स जो है सेंटेंस फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी अधिक जटिल वाक्यों पर आधारित प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो इस बार एक प्रश्न कंसेप्चुअल प्रश्न आया हुआ था जो कि हमसे पूछा गया कि जो हमारे यहां आधारभूत ढांचा है उस आधारभूत ढांचे पर आधारित एक प्रश्न यहां पर इस बार पूछा गया था। अगर उस प्रश्न को आप देखिए तो यहां पर देखिए इस प्रश्न का कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। अब यह जो प्रश्न अवधारणात्मक प्रश्न है या इसी तरीके से न्यायिक पुनराविलोकन के आधार पर एक सेंटेंस यहां पर दिया गया और आपसे यह कहा गया कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। यह इन प्रश्नों को वही स्टूडेंट सही तरीके से आंसर दे पाएंगे जो कि अवधारणा के स्तर पर यह केवल न जानते हो कि आधारभूत ढांचे की अवधारणा पहली बार कब आई, बल्कि वो इसके बारे में गहराई से ये जानते हो कि आधारभूत ढांचा संविधान में लिखा गया है या न्यायपालिका के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आधारभूत ढांचे में एक ही बार में जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं बता दिए गए, या कोर्ट ने ये बोला कि अलग अलग समय में हम बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग। तो हमें वहां पर गहराई और समझ हमारी अधिक होनी चाहिए। जो यूपीएससी के प्रश्न आते हैं कंसेप्चुअल प्रश्न, वहां पर विषय की गहन समझ आपसे जरूरत मांगी जाती, यानी विषय की गहन समझ आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग यहां पर आपकी होनी चाहिए। तीसरा, जब यहां पर आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखते हैं जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अक्सर इन क्वेश्चन में कंपैरेटिव क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, यानी तुलनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था कि विधि और स्वाधीनता के बीच संबंध को आप बताएं। लॉ एंड फ्रीडम, इनके बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि इन द एब्सेंस ऑफ लॉ, कानून के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, या एक्सेसिव लॉ होने पर फ्रीडम जो है वह रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इस तरीके के स्टेटमेंट वहां पर उन्होंने दिए। यहां पर आपको विधि का अर्थ भी मालूम होना चाहिए था, स्वाधीनता का भी अर्थ मालूम होना चाहिए था, और इन दोनों के बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन को भी सही तरीके से आपको मालूम होना चाहिए था, तब कहीं जाकर आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाते। तो आईएएस के क्वेश्चन केवल ऐसे नहीं है कि उन्होंने कोई एक कंसेप्ट उठाया और उससे जुड़े तथ्यात्मक चीजें आपसे पूछ दी, बल्कि वो चाहते हैं कि आप उसकी गहन समझ भी रखें और अन्य अवधारणाओं के साथ उनके जो संबंध हैं, उनके जो रिलेशन हैं, उस रिलेशन को भी आप एक्सप्लेन कर सकें, कंप्रीहेंड कर सकें। तो यहां पर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं।
तीसरा, आईएएस के कंसेप्चुअल क्वेश्चन में संविधान से ही जुड़े हुए केवल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहां पर संवैधानिक जो अवधारणाएं हैं, संविधान के साथ साथ राज व्यवस्था से संबंधित यानी पॉलिटी से रिलेटेड जो हैं अवधारणाओं से जुड़े प्रश्न भी आते हैं। राज व्यवस्था से संबंधित अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट जो हैं यहां पर पूछे जाते। मतलब यहां पर क्या है, अक्सर हम देखते हैं कि संविधान में जो चीजें दी गई हैं उनके आधार पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जैसे महाभियोग की जो प्रक्रिया है संविधान में दी गई है, उससे रिलेटेड एक सैद्धांतिक प्रश्न वहां अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में विचार कीजिए, और वहां पर उन्होंने पूछा कि संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है, या उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि संविधान में महाभियोग वह साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर, प्रूवन मिसबिहेव या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर लगाया जा सकता है। स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो यहां पर आपको समझ होना चाहिए। तो एक तो संवैधानिक अवधारणाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरे वो प्रश्न होते हैं जो संविधान के एप्लीकेशन पर यानी कि संविधान के अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं। जैसे अलग अलग जगहों पर न्यायिक निर्णयों से कई नए नए टर्मिनोलॉजी या नए नए कंसेप्ट वहां पर निकल के आए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, एक शब्दावली आर्टिकल 21 में दिया गया है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये जुडिशियल वर्डिक्ट के बाद, यहां मेनका गांधीवाद के बाद आया। तो जरूरी नहीं कि वो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछें, बल्कि वो ये भी पूछ सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से यानी विधि की सम्यक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। जैसे आर्टिकल 14 में यह कहा जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है विधि के समझ समानता से आप क्या समझते हैं। लेकिन वहीं पर यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाएगा तो वह पूछ सकता है कि क्लास लेजिस्लेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज यानी वर्ग विधायन और विधियों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी उस पर आधारित प्रश्न वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर संविधान और राज व्यवस्था से जुड़े हुए जो तमाम अवधारणाएं हैं उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यूपीएससी के पॉलिटी सेगमेंट का अध्ययन का तरीका थोड़ा अलग होता है। जबकि अगर हम पीसीएस के आए हुए क्वेश्चन को देखें, यहां भी अवधारणात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन अवधारणाओं में बस सामान्य समझ की जरूरत होती है। गहन आपकी जानकारी नहीं है तो भी आप यहां सामान्य समझ पर आधारित ये जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे अगर इस साल के हम प्रश्नों को देखें तो इस बार जो प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं वो अगर उनको उठाकर देखें तो इस बार भी उन्होंने आधारभूत ढांचे से भी पूछा है, अर्धसंघात्मक व्यवस्था से भी प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्नों में यहां पर आपको केवल एक सामान्य अगर जानकारी आपके पास है तो आप उस सवाल का जवाब यहां पर दे सकेंगे। जैसे देखिए, कथन और कारण के रूप में इन्होंने एक प्रश्न पूछा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। यहां पर इन्होंने अर्धसंघात्मक क्या है या इससे जुड़ी अवधारणा क्या है यह जानने का प्रयास नहीं किया है। इन्होंने बस सिंपल सा एक चीज पूछा है कि क्या आप ये जानते हैं कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और दूसरा, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार। अब आप देखिए, यहां पर इन्होंने सीधे प्रश्न पूछा कि न्यायिक समीक्षा है या नहीं है, और जैसे ही हम आईएएस के क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर लैंग्वेज बदल गया कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड the citizens liberties and to preserve the ideals on which the constitution is based। यानी जुडिशियल रिव्यू को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उसके जरिए ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप ऐसे क्वेश्चन को डिकोड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अगर आप प्रश्नों की प्रकृति देखें तो आईएएस में आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस फॉर्मेशन दिखेंगे, जबकि पीसीएस के जो अवधारणात्मक प्रश्न भी हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं, वहां पर आपको जनरल अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पीसीएस में नहीं आते, लेकिन पीसीएस के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आसानी से डिकोड किया जा सकता है और मोस्टली
यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं अधिकांशतः यह कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंसेप्ट हैं, संवैधानिक अवधारणाओं पर ही आधारित यहां पर देखे जाते हैं। तो इसलिए यहां पर भी एक बेसिक डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता है आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में। तीसरा, अगर हम यहां पर देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर बेस्ड क्वेश्चन है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर एक तीसरा हम कैटेगराइजेशन यहां पर कर सकते हैं। आईएएस और पीसीएस दोनों ही एग्जाम में संवैधानिक प्रावधानों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित जब हम प्रश्नों को आईएएस में देखते हैं और जब पीसीएस में देखते हैं तो बहुत अंतर यहां पर देखने को मिलता है। जैसे क्या अंतर देखने को मिलता है, एक बार इसको समझते हैं। आप पीसीएस के जब क्वेश्चन देखते हैं तो ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट हैं यानी संविधान के जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, महत्वपूर्ण भाग हैं, वहां से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वहां से जुड़े हुए प्रश्न आपको आएंगे। जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं, वहां से जुड़े सीधे प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। यहां पर प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। जबकि अगर आप आईएएस के एग्जाम में देखें तो यहां अनुच्छेदों के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर, अनुच्छेद के महत्वपूर्ण उपबंधों पर वह प्रश्न पूछते हैं। महत्वपूर्ण प्रोविजन पर बेस्ड, क्लॉज पर बेस्ड, उपबंध पर आधारित प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप पीसीएस के एग्जाम को देखिए तो वहां सीधे पूछा जाएगा कि यह किस आर्टिकल में दिया गया है, किस पार्ट में दिया गया है, किस शेड्यूल में दिया गया है। हालांकि लास्ट टाइम से इनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे कम की गई और बाकी के क्वेश्चन, सैद्धांतिक क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं पीसीएस में, लेकिन इसके बावजूद अभी भी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन की संख्या बनी हुई है ठीक ठाक, जो डायरेक्ट आर्टिकल से, पार्ट से या शेड्यूल से पूछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये केवल फैक्चुअल जो है मैनिपुलेशन करते हैं, यानी तथ्यात्मक हेर फेर कर देते हैं और वहां आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप आईएएस के क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर यह नहीं पूछा जाएगा कि आर्टिकल 15 में क्या है, बल्कि आर्टिकल 15 क्लास 4 में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का वहां प्रोविजन दिया गया है या सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का कॉन्सेप्ट दिया गया है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संविधान के आर्टिकल 15 में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का प्रावधान रखा गया है, तो यहां पर स्टेटमेंट सही या गलत है। तो वो जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उस आर्टिकल के डिफरेंट जो क्लॉजेज हैं वहां पर बेस्ड क्वेश्चन आईएएस में पूछे जाते हैं। और जब वहां प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो फैक्चुअल जो है मैनिपुलेशन नहीं करते, बल्कि थ्योरेटिकल वहां मैनिपुलेशन किए जाते हैं, सैद्धांतिक हेर फेर किया जाता है। मतलब कि केवल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि यहां पर इस आर्टिकल्स में क्या दिया गया है, बल्कि उस आर्टिकल में जो प्रोविजन में शब्दावलियां दी गई हैं उनमें ही हेरफेर कर देंगे। जैसे वो पूछ सकते हैं कि नीति निदेशक तत्व इन्फोर्सेबल हैं यानी प्रवर्तनीय हैं, तो यहां पर अनुच्छेद नहीं बल्कि निदेशक तत्वों की विशेषता से जुड़ा हुआ उन्होंने प्रश्न पूछा, यानी उसके सैद्धांतिक पक्ष से जुड़ा हुआ प्रश्न उन्होंने पूछा। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, इस बार पीसीएस के एग्जाम में ऐसे लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आए हुए थे जो सीधे आप डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड पर देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की संख्या यहां इस बार ज्यादा देखी जा रही है जो सीधे पूछे गए। जैसे एक एक करके यहां पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पीसीएस में इस बार यह क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में प्रावधान किया गया है। आपको मालूम है तो आप आंसर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। दूसरा, इसी तरीके से आप देखेंगे तो इस बार क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा क्या संभव नहीं है, यानी आर्टिकल जो 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके प्रोविजन से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। अगर आपको वो आर्टिकल मालूम है तो आप आंसर दे लेंगे, अदरवाइज आप वहां पर आंसर नहीं दे पाएंगे। इसी तरीके से यहां भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद व सेंट्रल जो हमारा विजिलेंस कमीशन है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। इसी तरीके से आर्टिकल 371J से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। ये डायरेक्ट पार्ट से या आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन यहां पर ठीक ठाक संख्या में आए हैं।
कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन से पार्ट हैं यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पार्ट जो आप जानते हैं या आप नहीं जानते हैं, तो इस आधार पर ये तो है हमारा पीसीएस में आए हुए जो प्रश्न हैं, पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। लेकिन आईएएस में अब यहीं पर क्वेश्चन आप देखिए, आईएएस के क्वेश्चन अगर हम उठाकर देखें तो यहां पर सीधे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये सैद्धांतिक प्रश्न यहां पर संवैधानिक प्रावधानों से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन ये कंसेप्चुअल प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा, या यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, प्रियम्बल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब आप यहां पर देखिए, प्रियम्बल से रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा है, इन्होंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े हुए प्रश्न ये सैद्धांतिक रूप में यहां पर पूछ रहे हैं। या इसी तरीके से देखिए, इन्होंने भी मेंशन किया है कि भारत के संविधान के भाग 4 में यहां निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अगर आप सोचिए पार्ट 4 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको नहीं मालूम है, तो आप ये स्टेटमेंट सोच ही नहीं पाएंगे। अगर कोई पार्ट 4 को फंडामेंटल राइट सोचकर अगर इसका आंसर देना चाहे तो आंसर बदल जाएगा। अगर आपको मालूम है कि पार्ट 4 डीपीएसपी है तो आप यहां पर इसका आंसर दे पाएंगे। लेकिन पीसीएस में तो बस यही तक प्रश्न बना पार्ट 4 में क्या है, लेकिन यहां पर क्या क्वेश्चन बन रहा है आईएएस में, वहां पर क्वेश्चन बन रहा है कि नीति निर्देशक तत्व यानी पार्ट 4 जो हैं वह इन्फोर्सेबल हैं या नहीं हैं, और इनमें जो यहां दिए गए प्रिंसिपल हैं वो स्टेट को फोर्स करते हैं कि अपने लॉ मेकिंग प्रोसेस में वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है तरजीह दें, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपना लॉ बनाएं। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं दोनों जगहों पर, संवैधानिक प्रश्न जब आईएएस में पूछे जा रहे हैं वो अलग किस्म के पूछे जा रहे हैं, और जब पीसीएस में पूछे जा रहे हैं तो अलग तरीके के प्रश्न यहां पर पूछे जा रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए, इन्होंने एक संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक प्रावधानों पर उठाया कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं क्या वो सेशन को सम्मन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अपने विल से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड इन्होंने यहां कहीं भी ये नहीं बताया कि किस आर्टिकल में ये दिया गया है। और इन्होंने बोला है कि जो सेशन है पार्लियामेंट के वो कितने होते हैं, क्या आपको मालूम है या नहीं है, वह 3 सत्रों का प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है। इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कंसेप्चुअली ज्यादा क्लियरिटी जिनके पास होगी वही लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड क्वेश्चन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन, वो तीसरा बड़ा सेगमेंट है जहां यूपीएससी और पीसीएस दोनों में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। पीसीएस में एक और चीज यहां पर समझिएगा कि पीसीएस में सुमेलित करने यानी मैच करने वाले क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, जबकि आईएएस के सेगमेंट में आप देखेंगे यहां पर मैचिंग वालों की जगह पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी आप लोगों को भाषा पर अच्छी पकड़ बनानी होगी, यानी कोई स्टेटमेंट पढ़कर उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना, अगर ये स्किल हमारे पास नहीं है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे आईएएस के एग्जाम में। पीसीएस के एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं आती। पीसीएस के एग्जाम में मेमोरी जो है आपकी कितनी शार्प है ये ज्यादा मायने रखता है। आईएएस के एग्जाम में मेमोरी से ज्यादा उसका एप्लीकेशन कितना स्ट्रांग है वो मायने रखता है, यानी आपको कॉमन सेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है आईएएस के एग्जाम में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर क्या यहां डिफरेंसेस हैं क्वेश्चन में वो हमने देखा। चौथा वो प्रश्न है जो पॉलिटी से सीधे जुड़े हुए प्रश्न है, यानी राज व्यवस्था से जुड़े प्रश्न, पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं। यहां थोड़ा सा अंतर भी समझ लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा संविधान में वह हमारी प्रियम्बल हो या अलग आर्टिकल्स जो दिए गए हैं या वहां जो शेड्यूल्स वगैरह दिए गए हैं, एक तो डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कई बार जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेशन हैं जिन्हें हम पॉलिटी यानी राज व्यवस्था का हिस्सा मानते हैं, वहां से प्रश्नों की संख्या पूछी जाती है ठीक ठाक तरीके से। जैसे वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलग अलग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के टेन्योर में क्या हुआ है, ये एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। या जुडिशियरी ने जो वर्डिक्ट दिए हैं, जुडिशियल वर्डिक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहां भी इस तरीके के प्रश्नों की संख्या देखी जा सकती है। या इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट जो एक्ट्स हैं यानी अधिनियम हैं जो संसद के द्वारा बनाए गए हैं संविधान के ही किन्हीं आदर्शों को लागू करने के लिए, तो ऐसे में ये राज व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। कई बार कई नए
विशेषताएं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इवॉल्व होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि हमारे यहाँ राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वहां पर बढ़ा, तो पूछा जा सकता है कि इस कंसेप्ट से आप क्या समझते हैं। कोलिएशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकारों के आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डेमोक्रेसी का मेरिट क्या है, लोकतंत्र के गुण क्या हैं, इस पर भी आईएएस में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यानी अगर हम पॉलिटी सेगमेंट से जुड़े हुए, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए प्रोविजन और उससे जुड़े प्रश्न, एक हो गया पॉलिटिकल जो सिस्टम है और जो पॉलिटिकल इवेंट रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं हमारे यहाँ अलग अलग दौर में, 50 के डिकेड में, 60 के डिकेड में, 70 के डिकेड में, वहां से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर आधारित प्रश्न। आईएएस में जब हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं तो यहां ऐसे प्रश्नों की अधिकता देखने को मिलती है। ऐसे प्रश्नों की आपको अधिकता आईएएस के एग्जाम में देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप इस बार के क्वेश्चन को देखें तो आपको पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट वहां से भी प्रश्न आया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से भी जुड़ा हुआ प्रश्न आईएएस में इस बार आया हुआ है। या अगर आप आईएएस के पेपर को उठाकर देखें तो आपको जुडिशियल वर्डिक्ट से रिलेटेड कई तरीके के प्रश्न आपको वहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मिलेंगे। इसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे कि जो अलग अलग विभिन्न जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यकाल से संबंधित वो प्रश्न यहां पर पूछे गए। जैसे पिछली बार वो इंदिरा गांधी जी के ऊपर प्रश्न पूछा गया था, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया। या डिफरेंट एक्ट, जो विभिन्न अधिनियम हैं, वो वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों की बहुतायत में संख्या आप आईएएस में देख सकते हैं, इस बार भी देख सकते हैं, और पुराने साल के पेपर आप उठाएंगे तो वहां पर भी ऐसे प्रश्नों की संख्या आपको ठीक ठाक मिलेगी। जैसे अगर आप यहां पर देखें तो इन्होंने यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अनुसार जिनके जो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, उनके बारे में क्या प्रोविजन किया गया है। अगर वह क्रिमिनल ऑफेंसेस में जो है कन्विक्टेड हैं तो आफ्टर रिलीज, अगर वो इम्प्रिजनमेंट से रिलीज होते हैं तो क्या वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये प्रश्न यहां पर यूपीएससी पूछ रहा है। ये प्रश्न पीसीएस में ऐसे प्रश्नों की संख्या न के बराबर रहती है। ऐसे तमाम प्रश्न इस बार पूछे गए हैं जो कि कंसेप्ट जो कि यहां पर जुड़े हुए हैं। जैसे पॉलिटी से जुड़े हुए नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के संबंध में जो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन की संख्या, गांधीवाद और मार्क्सवाद। अब ये एक ऐसा सैद्धांतिक पहलू है जो यहां पर ज्यादा पूछा जाता है, जबकि पीसीएस में ऐसे ही प्रश्नों की संख्या वो कम रहती है जो पॉलिटी सेगमेंट से जुड़े होते हैं। फिर भी यहां पर पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रश्न यहां पर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों का अगर नेचर यहां पर आप देखें तो ऐसे प्रश्नों का नेचर ही अलग तरीके का आपको यहां पर मिलेगा। जैसे यहां पर अगर वो पूछेंगे भी तो इस तरीके के प्रश्न कैसे वो पूछेंगे वहां पर देखते हैं। उन्होंने जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में तृतीय दल यानी जो इंडियन फेडरल सिस्टम में थर्ड टायर जो है जो इंक्लूड किया गया, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, पंचायतें और नगर पालिकाएं, इससे जुड़ा हुआ उन्होंने क्वेश्चन तो पूछा है। ये पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रश्न है, संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं। लेकिन ये यहां पर सीधे डायरेक्ट इन्होंने ईयर पर बेस्ड पूछा है कि किस वर्ष ऐसा हुआ। या पिछले भी साल आप देखेंगे कि कोई राष्ट्रपति, तो उस राष्ट्रपति कौन से प्रधानमंत्री, यानी अब तक कितने राष्ट्रपति हुए, अब तक कितने जो है यहां पर प्रधानमंत्री हुए, यानी क्रोनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन वो ज्यादा पूछे जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन पॉलिटी से जुड़े हुए ज्यादा पूछे जाते हैं। एक इसी तरीके का क्वेश्चन लास्ट ईयर पीसीएस ने पूछा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बुलक कैपिटलिस्ट यानी कि जो बुलक पूंजीवादी हैं उससे संबंधित कंसेप्ट किसने दिया था, तो एक क्वेश्चन वो भी उन्होंने पूछा था। इस बार भी पीसीएस ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मार्जिनाइज्ड मैन का कंसेप्ट, सीमांत व्यक्ति की धारणा, वह किसने दी है। तो इस तरीके से भी कई बार पॉलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं, लेकिन ये तथ्यात्मक ज्यादा होते हैं। आईएएस के जो पॉलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा वहां कंसेप्चुअल होते हैं, यानी ये तथ्यात्मक प्रश्न है। कई बार ये काल क्रमानुसार जो है अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाता है यहां पर, या यहां पर जो है वह वर्ष पर आधारित किस वर्ष क्या हुआ था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन वहां पर पूछ दिए जाते हैं।
तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इस बार भी एक क्वेश्चन आया नेशनल वीमेन कमीशन पे, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों के कालक्रम के अनुसार वहां पर उसके निर्धारण की बात उन्होंने पूछी है। तो इस तरीके के जो प्रश्न आ रहे हैं जो पीसीएस में, ये फैक्चुअल नेचर में ज्यादा है, न कि कंसेप्चुअल। आईएएस में जो क्वेश्चन आते हैं उनका एरिया ज्यादा बड़ा है पॉलिटी सेगमेंट से, और वहां पर एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, और वहां पर वो ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एक बड़ा अंतर यहां पर ये देखने को मिलता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया है वह है समसामयिकी यानी करंट अफेयर बेस्ड जो क्वेश्चन है। समसामयिक जो प्रश्न हैं अगर उनको हम यहां पर देखें, आईएएस और पीसीएस के करंट अफेयर बेस्ड अगर हम यहां पर क्वेश्चन देखें तो इनमें भी एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। पीसीएस में आपको दो तरीके के जो प्रश्न हैं वो मिलेंगे करंट अफेयर बेस्ड। पहला क्वेश्चन जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स पर यानी सीधे करंट अफेयर्स पर आधारित होगा। ऐसे प्रश्न जो सीधे करंट अफेयर पर आधारित होंगे, एक तो वो यहां प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक होगा जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा यानी अप्रत्यक्ष रूप में यहां पर पूछा जाएगा। क्या मतलब है, थोड़ा इसको समझते हैं। एक वो क्वेश्चन होते हैं जो करंट पे बेस्ड होते हैं, सीधे वो करंट से जुड़े हुए प्रश्न के रूप में आ जाते हैं, और एक वो प्रश्न होते हैं जो करंट से इंस्पायर्ड क्वेश्चन होते हैं। यानी हो सकता है कि वो प्रश्न बहुत ज्यादा चर्चा में रहा हो, लेकिन डायरेक्ट उसको पूछने के बजाय हमने वहां पर जो उसके जुड़े हुए प्रश्न रहे हैं उससे ट्रेडिशनल जो उसका सेगमेंट है उस पर हमने क्वेश्चन पूछ दिया। यहां पर देखिए, अभी हमने बताया था ना राष्ट्रीय महिला आयोग के, तो कालानुक्रम जो है इनका अरेंज करने के लिए यहां पर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। या इसी तरीके से हमने कहा कि यहां पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आते हैं यहां पर करंट अफेयर बेस्ड यहां पर क्वेश्चन, वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाते हैं। जैसे अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये यहां इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी संविधान के आधारभूत ढांचे का प्रतिपादन किसने किया। क्योंकि अभी केशवानंद भारती जी का निधन हुआ है, वो संत जिन्होंने 1973 में यह न्यायिक लड़ाई लड़ी थी सर्वोच्च न्यायालय में, 29वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा केरल भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था, और उसके आधार पर उन्होंने वहां पर एक केस लड़ा हुआ था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पहली बार आया हुआ था। तो इस पर बेस्ड जो यहां पर क्वेश्चन है इस बार पूछा गया है, ये यहां पर भी पूछा गया है और आईएएस में भी पूछा गया है। ये करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चन यानी डायरेक्ट करंट से जुड़े हुए प्रश्न नहीं है, हाल फिलहाल कोई घटना घटी और उससे जुड़ा ट्रेडिशनल जो एस्पेक्ट है वहां से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन की तादाद यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी जो कि वह सीधे करंट पर बेस्ड यहां पर आपको दिखाई देंगे। जैसे अगर आप देखें तो लॉकडाउन के दौरान कौन कौन से कानून यहां पर जो है वह भारत सरकार ने बनाए और जिनसे उनको शक्तियां वहां पर मिली, इस तरीके के क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस बार क्वेश्चन आया जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, इसको जो है किस ऑफिस के अंडर जो है ये काम करता है। तो ये प्रश्न भी यहां पर नीति आयोग से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यहां पर आया जो डायरेक्ट यहां पर करंट से जुड़ा हुआ है। ये अगर आपको मालूम है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप इस तरीके के आंसर को नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की तादाद भी वहां पर आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे जो सीधे आपको डायरेक्ट करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है। जैसे कौशल भारत अभियान, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वह सीधे करंट पर बेस्ड क्वेश्चन के रूप में देखे जाते हैं। तो ये एक तरीका है जो यहां पर पूछा जाता है, और करंट पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यूपी पीसीएस में वो डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और इनडायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। जैसे अटल नवोन्मेष मिशन यह किस मंत्रालय या किस विभाग के या किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये डायरेक्ट यहां पर करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहां पर आता। तो इस तरीके के प्रश्नों पर आपकी जो पकड़ है वो ज्यादा वहां पर होनी चाहिए। लेकिन अब अगर आईएएस के क्वेश्चन को हम देखें तो आईएएस में क्वेश्चन यहां पर आपको थोड़ा अलग तरीके का दिखाई देगा। जैसे यहां पर देखिए कि किस स्टेट ने जो है, किस कंट्री ने सोशल मीडिया के मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरीके के जो क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसे तमाम क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न हैं। लेकिन अगर हम यहां पर
आईएएस के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें तो आईएएस में कई बार जो क्वेश्चन है वो दोनों तरीके के आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, आधार मेटा डेटा, ये आधार के निर्णय पर जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो सीधे करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ये एक प्रश्न यहां पर काफी महत्वपूर्ण था। एमपी लैट जो है वो सीधे तो जुड़ा नहीं रहा, लेकिन ये बड़ा विवादास्पद रहा है एमपी लैट से जुड़ा हुआ प्रोग्राम। कई बार बहुत से बुद्धिजीवियों ने यह कहा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के पास वित्तीय संसाधन की कमी है और हम अपने सांसदों और विधायकों को करोड़ों रुपए देते हैं, 5-5 करोड़ रुपए सालाना दे रहे हैं। अगर वो पैसा पंचायतों नगर पालिकाओं के पास रहता तो ये और बेहतर रूप में काम कर पाती। तो इनकी उपादेयता पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न ये ट्रेडिशनल इन्होंने पूछ दिया, यानी एमपी लैट की विशेषता से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ दिया। इन्होंने सीधे एमपी लैट के से जुड़े वर्तमान की किसी घटना को आधार नहीं बनाया है, बल्कि इससे ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन आए हुए हैं वहां पर। और दूसरा यहां पर यह देखा जाता है कि ये जो क्वेश्चन पूछते हैं यहां पर, जैसे नालसा, अभी कुछ स्टेट की इनकम सीलिंग में परिवर्तन किए जा रहे थे, तो वहां पर भी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कुल मिलाकर जब हम आईएएस में देखते हैं तो यहां करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी करंट में चर्चा में, करंट में जो विषय हैं, करंट के जो विषय हैं उनके ट्रेडिशनल यानी परंपरागत पक्ष जो हैं, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट से जुड़े प्रश्न ज्यादा यहां पर पूछे जाते हैं। और ये एक बहुत बेसिक सा ट्रेंड है आईएएस में कि यहां पॉलिटी के प्रश्न वही आते हैं जो पिछले 1-2 साल में चर्चा में रहे हैं, करंट में जो लगातार डिबेट में रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछा इंपीचमेंट प्रोसेस पर, एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था और उस वक्त जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ वहां पर यह देखा जा रहा था कि एक वहां पर उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही थी। तो उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन उन्होंने यहां पर पूछा हुआ था। जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, वो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाया राज्यसभा के सभापति के द्वारा, इसलिए प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा। लेकिन उस साल प्रश्न पूछ दिया गया कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, न्यायाधीशों की महाभियोग की प्रक्रिया। अब ये जो प्रश्न है अगर आप देखें तो सीधे आप इसको करंट का प्रश्न नहीं कहेंगे, लेकिन ये करंट से इंस्पायर्ड है। ऐसे प्रश्नों की तादाद यहां पर ज्यादा आती है और आईएएस के प्रश्न में अगर 1-1.5 साल में जो चीजें चर्चा में रही हैं उनके ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को अगर आप मजबूत कर लीजिए तो यकीन मानिए कि अधिकांश प्रश्न यूपीएससी के उन्हीं चीजों पर आधारित होते हैं। पीसीएस में यह दावा आप नहीं कर सकते हैं कि जो चीजें चर्चा में हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन अमूमन यहां फैक्चुअल जो है ओरिएंटेशन ज्यादा देखने को मिलता है। तो 5 ऐसे एरिया हैं जिनके आधार पर हम नेचर ऑफ क्वेश्चन के आधार पर आईएएस और पीसीएस इन दोनों में अंतर, डिफरेंसेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब आइए यहां पर हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन का क्षेत्र है, एरिया ऑफ क्वेश्चन, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी अगर क्षेत्रवार हम विश्लेषण करें कि सेगमेंट वाइज हम यहां पर देखें कि कहां से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर हमें दिखाई देगा कि सबसे बड़ा एरिया जहां से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्यादा, वो है संविधान का दर्शन, यानी फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के दर्शन का आशय है वे संवैधानिक लक्ष्य या आदर्श जो संविधान के आधारभूत मूल्यों के रूप में देखे जाते हैं, जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो संविधान के जो आधारभूत लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, मूल्य हैं, वह हमारे संविधान की प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, निदेशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में यहां देखे जाते हैं। डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वहां पर हम फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं। आप आईएएस के क्वेश्चन उठाकर देखिए, अगर इस साल के क्वेश्चन आप उठाकर देखेंगे तो आपको बहुतायत में ऐसे प्रश्न वहां पर दिखाई देंगे। यहां पर आप देखते चलिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कहां से प्रश्न आया? निदेशक तत्व से यह प्रश्न आया। यहां पर उन्होंने प्रश्न पूछा कि भारत की संविधान की उद्देशिका की विशेषता पर विचार कीजिए, दूसरा प्रश्न यहां से आया। निदेशक तत्व भाग 4, तीसरा प्रश्न यहां से आया। ये संविधान के दर्शन से जुड़े हुए प्रश्न हैं।
तो संविधान के प्रश्न से जुड़े हुए प्रश्न वो काफी अच्छी खासी संख्या में यहां पूछे जाते हैं। मूल अधिकारों में अस्पृश्यता किस भाग से जुड़ा हुआ है, अनटचेबिलिटी कहां से जुड़ा हुआ है, चौथा प्रश्न। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, पांचवां प्रश्न कहां से, डीपीएसपी से जुड़ा हुआ प्रश्न यहां पर आया। ये प्रश्न मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान के कौन कौन से भाग, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो यूनाइटेड नेशन द्वारा 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेयर किया गया था, उसमें फंडामेंटल राइट के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं, प्रियम्बल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये क्वेश्चन छठा क्वेश्चन, यानी इस बार 18 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे पॉलिटिक्स सेगमेंट से आईएएस में। 100 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन, इनमें 6 क्वेश्चन जो है वो सीधे 4 सेगमेंट से आए थे, यानी फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है आप यहां पर समझ सकते हैं। और अगर पीसीएस के भी आप क्वेश्चन उठाकर देखें तो पीसीएस के क्वेश्चन में भी आपको यही दिखाई देगा कि यहां पर भी ऐसे क्वेश्चन की तादाद आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे अगर यहां पर आप देखेंगे तो उन्होंने क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है कि कौन कौन से भाग में, यहां पर जैसे मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ यहां पर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा। यहां पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कुछ सुमेलित करने के लिए उन्होंने यहां पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40, 44, 48 ये क्या है, ये हमारा नीति निर्देशक तत्वों के अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर आपको दिखाई देंगे जो काफी अच्छी खासी संख्या में दोनों जगहों पर पूछे जाते हैं। हालांकि ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट्स में आईएएस में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आईएएस में यहां पर आप देखेंगे कि अधिकता है ऐसे प्रश्नों की, और पीसीएस में जो है यहां पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य मतलब जनरल क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। लेकिन आईएएस की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आपका जबरदस्त कमांड होना चाहिए। प्रीलिम्स में भी यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मेंस में भी आते हैं और इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं। दूसरा अगर यहां पर हम सेगमेंट उठाएं जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के जो विभिन्न अंग हैं वहां से जुड़े हुए प्रश्न। ये वो एरिया है जो आईएएस और पीसीएस दोनों में इक्वली ये सबसे डोमिनेटिंग एरिया यहां पर देखा जाता है। यहां पर आपसे क्वेश्चन लेजिस्लेचर से पूछे जाते हैं, यहां पर आपसे क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर आपसे प्रश्न जुडिशरी यानी न्यायपालिका से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। जब बात आती है लेजिस्लेचर की तो यहां पर पार्लियामेंट से जो जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जाते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधान मंडल से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो बहुतायत में पूछे जाते हैं। एग्जीक्यूटिव में यहां केंद्र और स्टेट दोनों के जो एग्जीक्यूटिव हैं वहां से प्रश्न बनते हैं, और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय, इन तीनों जगहों से प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न सबसे अधिक यहां पर देखे जाते हैं। इन दोनों ही जगहों पर ये डोमिनेटिंग ये एरिया है। इनमें भी जो विधायिका का सेगमेंट है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है। अगर आप पॉलिटी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं और ये सेगमेंट अगर निगलेक्ट करके जा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाने वाला है। आईएएस की तो स्थिति यह है कि अगर आप संविधान का दर्शन और सरकार के विभिन्न अंग इन पर अगर अच्छे से काम आप कर लेते हैं तो 70% से अधिक क्वेश्चन आप यहां पर कवर कर लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपको मिलने वाले हैं। पीसीएस में क्वेश्चन यहां से आते जरूर हैं, ये सबसे बड़ा डोमिनेटिंग एरिया जरूर है, लेकिन पीसीएस में क्वेश्चन कुछ और जगहों से आते हैं, और वो कौन से एरिया हैं ये आपको मालूम होना जरूरी है। तीसरा बड़ा एरिया जो देखा जाता है यहां पर ये संघीय जो हमारा ढांचा है, संघीय ढांचा। संघीय ढांचे का मतलब क्या है, इसमें हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करेंगे कि केंद्र राज्य संबंध कैसा होना चाहिए। यहां हम बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ साथ कि पंचायती राज, नगर पालिकाएं, इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब पंचायती राज और नगर पालिका को क्यों मैं संघीय ढांचे में इंक्लूड कर रहा हूं, इसको यहां पर समझिएगा। ये इसलिए क्योंकि संघवाद का मतलब, फेडरलिज्म का मतलब है कि जहां सेपरेशन, जहां डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट देखा जाता है, यानी जहां मल्टी लेयर गवर्नमेंट, बहुस्तरीय सरकार देखने को मिलती है, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार, इसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं।
लेकिन हमारे फेडरलिज्म को मल्टी लेयर फेडरलिज्म कहा जाने लगा है, बहुस्तरीय संघवाद, क्योंकि हमने थ्योरेटिकली ये मानना शुरू कर दिया है कि हमारे यहाँ एक थर्ड लेयर भी गवर्नमेंट का है, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार और एक लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्तर की सरकार। इसलिए पंचायती राज और नगर पालिका को भी मैंने यहां ले लिया है। आईएएस में यहां से लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी अगर यहां पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो ठीक है, आपको एक दो क्वेश्चन का नुकसान हो सकता है, लेकिन पीसीएस का यह मुख्य क्षेत्र है, यह मेन एरिया है। आप पीसीएस में इसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसका रीजन क्या है? यहां पर रीजन यह है कि एक तरफ यूनियन सर्विस की एग्जाम हो रही है और एक तरफ स्टेट सर्विस का। स्टेट सर्विस के एग्जाम में स्टेट रिलेटेड जो डायमेंशन है उस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, बहुत नेचुरल है। इसलिए यहां पर प्रश्न वह संघीय ढांचे से भी पूछा जाएगा कि राज्यों को कौन सी शक्तियां हैं, कौन से अधिकार हैं। यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा कि पंचायतों के संबंध में अलग अलग जो प्रावधान किए गए, और नंबर ऑफ क्वेश्चन पंचायतों से पीसीएस में ज्यादा होते हैं। अगर इस बार का भी आप क्वेश्चन उठाकर देखिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन की तादाद यहां पर देखने को ज्यादा मिलेगी कि जो यहां संघीय ढांचे से जुड़े हुए प्रश्न के रूप में जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहां एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप देख सकते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था में ये थर्ड टायर जो है कब जोड़ा गया, यानी पंचायती राज नगर पालिकाओं को कब जोड़ा गया। आर्टिकल 3 के तहत ये जो राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया है ये यहां से प्रश्न बना हुआ है जो इसी से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप आगे चलेंगे, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले जो इलेक्शन हैं उनका जो है यहां सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल वह कौन देखता है पंचायतों से रिलेटेड। तो ये क्या है, स्टेट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए यहां पर इन्होंने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसमें इन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, केंद्र राज्य संबंध के संबंध में ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया हैं जहां से उन्होंने ये प्रश्न पूछे हुए हैं। इसी तरीके से आप यहां पर क्वेश्चन को देखेंगे तो 371 जो जे है वह स्टेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखेंगे तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, ये राज्यों से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर वो स्टेट सर्विसेज हमेशा ज्यादा जो है अलर्ट होती हैं और ज्यादा वहां से प्रश्न पूछते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्थसंघात्मक कहा जाता है, ये भी क्या है, इसी से जुड़ा हुआ एक पहलू यहां पर है। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं यूपीएससी वो ज्यादा, यूपी पीसीएस ज्यादा पूछेगा और पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन की संख्या ज्यादा आएगी। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। क्लियर है यहां तक? तो एक क्वेश्चन यहां से भी आता है। चौथा जो एरिया है वो है मिसलेनियस, यानी विविध, हम जिसे देख सकते हैं। और इस मिसलेनियस में क्या क्या चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं, जैसे सिटीजनशिप, ये वो एरिया है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आईएएस में रिलेटिवली कम पूछे जाते हैं। या कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमीशन है, संवैधानिक और सांविधिक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैच्यूटरी बॉडी सांविधिक आयोग, यहां से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, लेकिन रिलेटिवली ये कम प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, या इसी के साथ साथ लैंग्वेजेस से जुड़े हुए प्रश्न यानी भाषा से जुड़े हुए प्रश्न, ऐसे तमाम जो हैं एरिया जो हमारे संविधान के हैं, अनुसूचियां जो हमारी हैं, शेड्यूल हमारे हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्न, ये वो एरिया है जो मिसलेनियस में रख सकते हैं। ये कभी कभार यहां से प्रश्न बनते हैं। इनमें एक एरिया जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूटरी बॉडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको आपको बिल्कुल निगलेक्ट करके नहीं चलना है। तो अगर कहा जाए कि आईएएस के लिए पॉलिटी के कौन से सेगमेंट को लेकर आप ज्यादा अलर्ट होने चाहिए, तो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा पार्ट हमारा है गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये दो एरिया सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और तीसरा अगर एरिया की हम बात करें तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैच्यूटरी बॉडी और इसके साथ साथ पंचायती राज सिस्टम, ये एरिया आईएएस के लिहाज से ज्यादा डोमिनेटिंग है।
अगर हम पीसीएस के लिहाज से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है गवर्नमेंट, वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और वहां से रिलेटेड जो आर्टिकल्स भी हैं वो भी ज्यादा पूछे जाएंगे। और दूसरा एरिया जो है सेंटर स्टेट रिलेशन, पंचायती राज, नगर पालिकाएं, यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा हर बार मिलेंगे, तो इसके लिए आपको अलर्ट वहां पर होने की जरूरत है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं। ये तो हो गया कि एरिया वाइज हमने ये देखने की कोशिश की कि आईएएस में क्वेश्चन किन एरिया से ज्यादा पूछे जा रहे हैं और पीसीएस में, और इसको लेकर आपको अपनी एक सॉलिड स्ट्रेटजी यहां पर बना लेनी चाहिए। अब आइए तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी फिर क्या होनी चाहिए। अमूमन पॉलिटी में पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है लोगों में वो थोड़ा सा अलग अलग देखा जाता है। जब हम आईएएस की बात करते हैं और जब हम पीसीएस की बात करते हैं तो यहां पर जो स्ट्रेटजी है उनमें एक बेसिक डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता है। आईएएस में केवल कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बुक पढ़ के आप प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं, ये आपको याद करके रखना होगा। यानी अगर कोई भी, जो भी बाजार में कोई भी बहुत सी किताबें हैं, लेकिन अगर केवल वह संविधान पर आधारित प्रश्न किताब है, क्योंकि मैक्सिमम किताबें कॉन्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं हैं और इस वजह से वहां पर एक तो प्रश्न हमारे नहीं बन पाते। तो यहां आईएएस में सबसे जरूरत हो जाता है एनसीईआरटी, यानी आपको आईएएस में एनसीईआरटी की बुक पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, जो मेरा अपना रिकमेंडेशन है। इसमें दो भाग में मैं रख सकता हूं, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, ये आपके लिए वॉलंटरी है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप इसको पढ़ें। लेकिन 11th की एनसीईआरटी और 12 की एनसीईआरटी ये मस्ट है, मैंडेटरी है, इसको पढ़ना चाहिए। खासकर अगर हम 11th की एनसीईआरटी की बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी। और यकीन न हो तो आप पढ़ के जो इस बार क्वेश्चन या पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करिएगा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर ज्यादा दिखाई देंगे और ये आपकी अवधारणात्मक समझ को, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेंगे। और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यानी संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, जो कि यह देखने को मिलती है 11th की एनसीईआरटी के रूप में, तो ये यहां पर मैंडेटरी है कि आपको पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से ओल्ड एनसीईआरटी में क्लास 12 की एनसीईआरटी आती है डेमोक्रेसी, प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, लोकतंत्र, समस्या और चुनौतियां। ये 3 एनसीईआरटी मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर पढ़ें और इससे प्रीलिम्स भी तैयार होगा और इससे मेंस भी तैयार होगा, इसलिए इसको अवॉइड तो मत करिए यहां पर। तो पहला मेरा मानना है कि यहां पर आप एनसीईआरटी को रखिए। दूसरा, यहां पर जो जरूरत है, जो जिस तरीके से नेचर ऑफ क्वेश्चन है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हैं वो क्लियर मालूम होने चाहिए। कई बार वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किताबों में बड़ी क्लियरिटी के साथ नहीं रहते हैं, तो मेरा मानना है कि आप जब पढ़िए तो अपने साथ एक बेयर एक्ट आता है। ये बेयर एक्ट यानी जो संविधान के पूरे अनुच्छेद हैं, भाग हैं, वो उस बेयर एक्ट में दिए रहते हैं, संवैधानिक प्रावधानों का एक पुस्तक है। ये बेयर एक्ट बाइलिंगुअल आता है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। आप इंग्लिश हिंदी दोनों रखिएगा क्योंकि भाषा को समझने में कई बार दिक्कत आएगी। तो जब भी आप एनसीईआरटी या किसी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बेयर एक्ट भी साथ रखिएगा। जिन जिन सेगमेंट को आप पढ़ते जा रहे हैं उनके बारे में संविधान में क्या लिखा गया है उस भाषा को भी पढ़ते जाइएगा। इससे आपको चीजें याद भी होंगी और स्पष्टता, क्लियरिटी होगी। यानी ये ज्यादा ऑथेंटिक है कि किसी किताब में हम कंफ्यूज हों कि यहां पर राष्ट्रपति को क्या पावर है क्या नहीं है, उससे ज्यादा बेहतर है कि हम अगर वह संविधान में क्या लिखा है अगर वही पढ़ लेते हैं तो इससे बेहतर क्या होगा। तीसरा, यहां पर कोई भी रेफरेंस बुक, किसी भी रेफरेंस बुक का नाम मैं यहां लेना पसंद नहीं करूंगा, आप कोई भी रेफरेंस बुक यहां पर, कोई भी पाठ्य पुस्तक जो है जो आपको बेहतर लगे, बाजार में बहुत से ऐसे बुक अवेलेबल हैं, या फिर जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हैं, धे के जो हैं बुकलेट आप ले सकते हैं, यहाँ के क्लास नोट्स आप ले सकते हैं। ये क्लास नोट्स कंप्रिहेंसिवली जो हैं, जो भी हमारे टॉपिक हैं उनको कवर किए गए हैं, तो वो भी एक तरीका है। आप पाठ्य पुस्तक और यहां पर जो है क्लास नोट्स जो है वहां पर, और यहां पर ध्येय का जो बुकलेट है वो आप ले सकते हैं। कोई एक वहां पर आप अपने बेस बनाने के लिए ले सकते हैं। यहां पर बहुत से लोग रिकमेंड करेंगे कुछ बड़ी किताबों को, जैसे कि डीडी बसु साहब की किताब हुआ, सुभाष कश्यप साहब का किताब हुआ,
ले भी सकते हैं, लेकिन अमूमन ये किताबें बहुत जटिल हैं और संविधान पर ही अपने को केंद्रित की हुई हैं, जबकि प्रश्न संविधान और राज व्यवस्था दोनों से पूछे जा रहे हैं। ये एक बड़ा इनकम्प्लीटनेस इन किताबों में आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो इनके संवैधानिक पहलू हैं वो अपने आप में, चाहे वो डीडी बसु हो, चाहे बीके शर्मा हो और चाहे सुभाष कश्यप जी की किताब हो, वो अपने आप में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ी अच्छी किताबें हैं। लेकिन यहां हमने लिमिटेशन आपको बता दिया कि पॉलिटी रिलेटेड सेगमेंट यहां पर आपको कम दिखाई देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन ज्यादा दिखाई देगा। तो यहां पर मेरा मानना है कि एनसीईआरटी, बेयर एक्ट, आपके जो भी क्लास नोट्स हैं या कोई एक मार्केट में अवेलेबल जो बुक है वो आप यहां पर ले सकते हैं। लेकिन आईएएस में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि आप करंट अफेयर को कैसे तैयार करते हैं। आपको करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। कैसे तैयार करना चाहिए आपको? जैसे आप अपना एक जो है नोट्स पॉलिटी से रिलेटेड बना सकते हैं, या जो आपका मेन नोट्स है वो मेन नोट्स आप वहां पर बना रहे हैं। मान लीजिए कि आपने पहला चैप्टर लिखा प्रियम्बल, प्रस्तावना, आपने उस पर जो है एनसीईआरटी से कुछ चीजें लिख ली, क्लास में जो चीजें चली हुई हैं उनको आपने नोट डाउन कर लिया है, वो आपका एक अपना क्लास नोट्स है। अब इसी में आप देखिए, कुछ स्पेस छोड़कर देखिए कि हाल में प्रियम्बल को लेकर क्या डिबेट चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो वर्ड यूज किया गया है उसको डिलीट करने के लिए प्रियम्बल से एक डिबेट चल रहा है। तो हमने न्यूज़पेपर में खंगाला, मैगजीन में खंगाला और हमको वो आर्टिकल्स मिले, हमको वो चीजें मिली, उसके जो मेन 3, 4, 5 पॉइंट्स हमको लगे, हमने वहीं पर उसको लिख लिया। यानी आपको करंट अफेयर्स को सेग्रीगेट करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से नहीं पढ़ना है। आईएएस में ये कभी प्लान सक्सेसफुल ही नहीं होगा। आपको टॉपिक के साथ ही जोड़कर उसको पढ़ना है। आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं और आपको वहां पर दिखाई दे रहा है कई तरीके के न्यूज जो हैं चल रहे हैं। जैसे आपको दिखाई दिया कि रिजर्वेशन पर काफी ज्यादा मुद्दा चल रहा है। जैसे अभी क्रिश्चियन जो रिलीजन के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोगों ने वह सुप्रीम कोर्ट में एक लिटिगेशन दायर किया हुआ है जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 था, जिसके तहत गवर्नमेंट जॉब में उनको जॉब प्रोवाइड किए गए, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो पिछड़े लोग हैं उनको वहां शामिल नहीं किया गया है। और उनका दावा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी जो हिंदू रिलीजन से कन्वर्टेड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इस तरीके का लिटिगेशन वहां पर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया। इससे दो चीजें हुई कि हमें ये मालूम हुआ कि जब हमारा जो ये आया हुआ था आरक्षण नीति, तो उसमें क्या प्रावधान थे और वर्तमान में उसमें क्या चेंज करने की बात हो रही है। कल को अगर प्रश्न बनता है तो ये सीधे हमारे लिए प्रश्न बनेगा। यानी आपको अलग अलग टॉपिक पर, जुडिशरी आपने पढ़ा तो साल भर जुडिशरी से रिलेटेड जो डिबेट है वो एक जगह आपके नोट डाउन हो जाए। प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड डिबेट, गवर्नर पढ़ा तो गवर्नर से रिलेटेड डिबेट, वो एक जगह पर आपके नोट्स में वहां पर राइट डाउन आप कर लीजिए। ये इतना प्रूफ, ये इतना बेहतर तरीका रहेगा कि आप समग्रता के साथ होलिस्टिक तरीके से आप पॉलिटी को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और ये प्रीलिम्स के लिए भी और एज वेल एज मेंस के लिए भी आपके लिए सबसे बेहतर रणनीति यहां पर रहेगी। तो ये चीजें तो आईएएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। कुछ जो हैं आप अगर वेबसाइट्स जो हैं फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे एक तो PRS लेजिस्लेटिव जो यहां पर वेबसाइट है, कभी आप जाइएगा तो इसमें आपको डिफरेंट एक्ट, जितने भी अधिनियम बनाए जाते हैं, जितने भी वहां कमिटीज वगैरह हैं उनके रिकमेंडेशन, पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी डिबेट टॉपिक हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा जो है न्यूज़पेपर वगैरह पे आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। एक जगह पर कई टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन एक थिंक टैंक हमारे यहाँ है, उसकी भी वेबसाइट है, उसको भी आप देख सकते हैं आईएएस के एग्जाम के लिए। लेकिन पहला मेरा मानना है कि आपको एनसीईआरटी कवर करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा हेक्टिक काम नहीं है। दूसरा, क्लास नोट्स, उस पर अच्छे से काम कीजिए क्योंकि क्लास नोट्स काफी कंप्रिहेंसिव तरीके से कवर कराया गया है प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक को, उस पर आप रिलाई कीजिए। और तीसरे लेवल पे जो है कोई भी बुकलेट, चाहे वो देह का बुकलेट हो या बाजार का बुकलेट हो या फिर जो है यहाँ पर बेयर एक्ट, वो आप अपने पास रखिए और करंट अफेयर से अपने को अटैच करिए। करंट अफेयर्स में हमने आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन के अलावा 2 वेबसाइट बताई है जहां से आप देख सकते हैं। अब रही बात अगर पीसीएस के एग्जाम की बात करें तो पीसीएस में क्या क्या होना चाहिए। पहला, पीसीएस में आपका के पास बेयर एक्ट बेहद जरूरी हो चुका है। जिस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, बिना बेयर एक्ट को आप वहां पर नहीं कर पाएंगे। इस पर अच्छे से काम कीजिए, जितने आर्टिकल्स हैं उनको एक बार में पढ़ डालिए। और खासकर
जो पार्लियामेंट से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जो सेंटर स्टेट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, उनको आप जरूर अच्छे से देखिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, और फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं। इसके साथ साथ जो यहां पर कोई भी आपकी पाठ्य पुस्तक हो, आप उसको रखिए, क्लास नोट्स आप अपने पास रखिए, जो काफी कंप्रिहेंसिव मैनर में आपको यहां पर कराया गया है, जो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अपने पास रखिए। इन दो चीजों पर आपको रिलाई करना है। लेकिन इसके साथ मुझे यह लगता है कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी सेगमेंट को अगर आपको पढ़ना है, आपके लिए भी एनसीईआरटी जरूरी है, क्योंकि आपको केवल प्रीलिम्स में ही पॉलिटी सेगमेंट नहीं, मेंस में भी है। तो पॉलिटी का अगर एनसीईआरटी पढ़े रहते हैं तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी ज्यादा रहती है। जिस तरीके के अब ट्रेंड बदल रहे हैं पीसीएस में, पिछले सालों की तुलना में अब सैद्धांतिक प्रश्न, अवधारणात्मक प्रश्न पीसीएस में भी आ रहे हैं, तो थोड़ा उसमें भी बदलाव की जरूरत यहां पर महसूस की जा रही है। तो आईएएस और पीसीएस, इन दोनों की रणनीति में यह अंतर होना चाहिए। और तीसरा, आप यहां पर करंट अफेयर्स जो इससे रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड हैं, वो वहां पर देखिए। अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग समितियां, अलग अलग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनसे जुड़े हुए अलग अलग कानून बन रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, उनको भी वहां पर करने की जरूरत है। आईएएस में थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करना है, पीसीएस में आपको ज्यादा चीजों को रिटेन करने की कैपेसिटी आपको बढ़ाना है, रटने की क्षमता आपको बढ़ाना है। उम्मीद है कि ये जो तुलनात्मक विश्लेषण है, ये आपको एक इनसाइड, एक समझ आपको देगी कि कैसे आपको आईएएस और पीसीएस, इन दोनों एग्जाम को सेग्रीगेट करके, अलग अलग करके देखने की जरूरत है। चूंकि पाठ्यक्रम एक है, लेकिन पढ़ने का तरीका जो है वह डिफरेंट होना चाहिए, तभी आप दोनों एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। इसी साथ हम लोग आज की चर्चा को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे मिलेंगे। थैंक यू।